हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता मित्र। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि व्हाट वाज द वैदिक नेम ऑफ चेनाब। जो चेनाब नदी है उसका वैदिक नेम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अस्किनी। तो चेनाब नदी का जो वैदिक नेम है वो है अस्किनी। और अगर हम इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट ऑप्शंस हमको दिए गए हैं अगर हम उनकी बात करें तो जैसे वितस्ता वितस्ता जो है ये है वैदिक नेम झेलम का। परुस्नी परुस्नी जो है वो वैदिक नेम है राबी का। और विपाशा विपाशा जो वैदिक नेम है वो है ब्यास का। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अस्किनी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें हमसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन के समय में भारत की राजधानी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कन्नौज। तो हर्षवर्धन के समय में जो भारत की राजधानी थी वो थी कन्नौज। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1025 ईस्वी। तो महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो है सन 1025 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 17 बार। तो महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1498 ईस्वी में। सो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो आया था सन 1498 ईस्वी में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज 14। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1191 ईस्वी में। और अगर हम तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह लड़ा गया था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था लेकिन मारा नहीं था। सो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था सन 1191 ईस्वी में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था सन 1192 ईस्वी में। और ये युद्ध भी लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था लेकिन मारा नहीं था। सो क्वेश्चन नंबर 7 है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1192 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9 जनवरी। सो प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। सो जो प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर डिड आर्या केम टू इंडिया। भारत में आर्य कहाँ से आए थे। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंट्रल एशिया। जो भारत में आर्य आए थे वो सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए थे।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऋग्वेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऋषियों और उनके परिवारों की कहानियों का जिक्र मिलता है और इसमें टोटल 10 मंडल हैं। मंडल को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि चैप्टर, तो टोटल इसमें 10 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में हमको डिफरेंट डिफरेंट ऋषि और उनके परिवारों की कहानियों को बताया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संगीत का उद्गम क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सामवेद। तो भारतीय संगीत का उद्गम क्या है, तो वो है सामवेद। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच वेद इज फाउंड इन प्रोज एंड पोएट्री। ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यजुर्वेद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 108। तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद। इनमें से सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो अगर हम सबसे पुराने उपनिषद की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छंदोग्य उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद जो है वो है छंदोग्य उपनिषद। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक साहित्य में गायत्री मंत्र का जिक्र है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गायत्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के भी 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। और कभी कभी हमसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो किसकी प्रशंसा में लिखा हुआ मंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सावित्र, यानी कि सूर्य। तो गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की प्रशंसा में लिखा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें हमसे पूछा गया है कि ऋग्वेद के लोगों का प्रमुख जीव कौन सा था। जो ऋग्वेदिक कालीन पीपल थे उनका जो मुख्य जीव था वो क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाय, काऊ। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनका जो मुख्य जीव था या पशु था वो था गाय। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर कंटेन्स वर्ण सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। वर्ण व्यवस्था यानी कि जैसे हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था में होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका जो जिक्र है वो मिलता है हमको ऋग्वेद में और ऋग्वेद के भी 10वें मंडल में इसका जिक्र मिलता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो मुद्रा राक्षस बुक है वो किसने लिखी हुई है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस बुक जो है वो लिखी है किसने, विशाखदत्त ने। अब अगर हम अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष की एक फेमस बुक है वो है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र की कभी कभी हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जो बुद्ध चरित्र लिखा गया है उसकी भाषा क्या है, वो कौन से भाषा में लिखी गई है। तो अक्सर क्या होता है कि जो हम बुद्ध का जहाँ भी नाम आता है तो उसमें हम अक्सर हमको याद रहता है कि पाली भाषा में लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है वो लिखा गया है किसमें, संस्कृत में। अब पाणिनि का जो एक फेमस बुक है वो है अष्टाध्यायी और मेगास्थनीज की बुक है वो है क्या, इंडिका। तो इस तरीके से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है और वो है विशाखदत्त।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे हिस्ट्री के जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कि हमको याद करना चाहिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतियोगिता मित्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर आपको ये चैनल फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।